नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। आज हम पाठ्य योजना के विभिन्न चरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यद्यपि यह हार्वर्ड के पंचपदी प्रणाली पर आधारित है, फिर भी हम हार्वर्ड के सभी पदों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। मैं अपना विषय शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुश कर दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप लाभान्वित हो सकें। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप जैसे अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। तो बीएड में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह लेक्चर उपयोगी है, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने शिक्षण विषय के रूप में अर्थशास्त्र शिक्षण को चयनित किया है, या ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा जिन्होंने शिक्षण विषय के रूप में समान अध्ययन शिक्षण विषय चयनित किया है, क्योंकि समान अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत भी 4 विषयों को रखा जाता है: अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, और एक विषय है वाणिज्य कॉमर्स। उसकी भी पाठ्य योजना समान अध्ययन या अर्थशास्त्र शिक्षण विषय के जैसी ही बनाई जाती है। आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्य योजना पर चर्चा करते हैं। पाठ्य योजना में सबसे पहले सामान्य सूचनाओं लिखा जाता है। सामान्य सूचनाएं में जैसे जिस विद्यालय में आप अभ्यास शिक्षण करने जाएंगे, किस दिनांक को जाएंगे, किस कालांश में पढ़ाएंगे, किस कक्षा में पढ़ाएंगे और कितने अवधि के लिए आप पाठ्य योजना बनाए हैं। सामान्यतः माध्यमिक विद्यालयों में जो कालांश की अवधि होती है वो 35 से 40 मिनट तक होती है। किस विषय के लिए आप बना रहे हैं और प्रकरण क्या है, किस प्रकरण पर आप पाठ्य योजना बना रहे हैं। यहाँ हम एक उदाहरण ले रहे हैं, व्यापार यानी आयात एवं निर्यात। सबसे पहले आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम जो यूनिट के रूप में पढ़ चुके हैं उन्हीं सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स को यहाँ पर लिखेंगे। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में 3 या 4 सामान्य उद्देश्य लिख दिया जाता है। यहाँ हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को सामान्य उद्देश्य के बारे में ज़्यादा जानकारी देना होता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी उनकी परीक्षा में आते हैं, चाहे वो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन हो, चाहे सत्रांत परीक्षा हो, सामान्य उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे तो उसका आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हम प्रायः 10 सामान्य उद्देश्य लिखने की बात करते हैं, जिसमें से एक है छात्रों को देश की आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराना, छात्रों में आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना, अर्थशास्त्र शिक्षण के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, स्मृति शक्ति, तर्क शक्ति एवं विवेक शक्ति की क्षमता का विकास करना, आर्थिक साधनों के ज्ञान तथा उनके संभवतम उपयोग के माध्यम से छात्रों में व्यवसाय करने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में कुशल उपभोक्ता बनने की योग्यता विकसित करना, छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति एवं समस्या से परिचित कराते हुए उसके सुधार के लिए उन्हें प्रेरित करना, छात्रों में सहकारिता, सदाचारिता, उदारता आदि सामाजिक गुणों का विकास करके उनमें सामाजिक चेतना विकसित करना, छात्रों में अर्थशास्त्र शिक्षण के द्वारा व्यवहारिक जीवन में आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट है
छात्रों में व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चतम बनाने की क्षमता विकसित करना। इस तरह से हम 10 सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय का सामान्य उद्देश्य होता है। एक विशिष्ट उद्देश्य होगा जिसको व्यवहारपरक उद्देश्य कहते हैं, वो हम टॉपिक के संदर्भ में, पार्टिकुलर जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके संदर्भ में हम लिखते हैं, जिसे व्यवहारपरक उद्देश्य कहते हैं। उसे यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि शिक्षण संस्थाओं में पहले सामान्य उद्देश्य लिख दिया जाता है, फिर 3 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहारपरक उद्देश्य के लिख दिए जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ हम आगे चल के अभी उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। यहाँ उन सहायक सामग्री का वर्णन किया जाता है, उनकी सूची यहाँ पर लिखी जाती है, जो आप कक्षा में ले जाते हैं, जिसकी सहायता से आप शिक्षण करते हैं, जिसकी सहायता से आप अभ्यास शिक्षण करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखा गया आयात निर्यात की जाने वाली वास्तविक वस्तुएं। आप चार्ट ले जा सकते हैं, मॉडल ले जा सकते हैं। तो अगर चार्ट और मॉडल ले जाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे चार्ट, और किस संबंधित विषय का चार्ट आपने बनाया है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। मॉडल किस चीज़ का बनाया है यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के सहारे ही हम प्रस्तावना निकलवाते हैं। प्रस्तावना यानी कि पढ़ाया जाने वाला प्रकरण छात्रों को अनुभव कराते हैं। छात्रों के द्वारा ही अनुभव कराया जाता है, जिससे छात्र अपने आप समझ जाते हैं कि आज हमारा शिक्षक किस विषय पर व्याख्यान देने वाला है, या हमारे शिक्षक आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया, छात्रों को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी है। इसका उपयोग हम प्रस्तावना प्रश्न में करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, ध्यान ये रखना है प्रस्तावना में कि प्रस्तावना हमारी 3 प्रश्न में निकल आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 3 प्रश्न में नहीं निकल के आ रहा है तो 4 प्रश्न मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर 4 प्रश्न से ज़्यादा करेंगे तो क्लास बोरिंग हो जाएगी, और कम से कम 10 मिनट तक प्रस्तावना ही निकलवाते रहेंगे, जिससे समय का दुरुपयोग होगा, कक्षा का समय का दुरुपयोग होगा, और छात्रों को भी उलझन होने लगेगी, उबन होने लगेगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं 3 या 4 प्रश्न में हमारी प्रस्तावना निकल के आ जाए। पहला प्रश्न हम पूर्व ज्ञान से संबंधित लेते हैं। जैसे पूर्व ज्ञान में था कि छात्रों को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी है। पहला प्रश्न है, हमें जीवन यापन के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये पूर्व ज्ञान से संबंधित इसलिए लेते हैं ताकि वे प्रश्नों का उत्तर दे सकें, कक्षा का वातावरण नीरस ना हो जाए। अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कक्षा का वातावरण नीरस हो जाएगा। तो इसका उत्तर आया, हमें जीवन यापन के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अब दूसरा प्रश्न हमारा, उसमें रोटी, कपड़ा या मकान शब्द आना चाहिए। जैसे यहाँ दिया, कपड़ा हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। इसका उत्तर आएगा, कपड़ा हमें खरीद कर प्राप्त होता है। अब खरीदना शब्द तीसरे प्रश्न में आना चाहिए। वस्तुएं खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ उत्तर आया, वस्तुएं खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। हमारा टॉपिक है, हमारा प्रकरण है व्यापार। यहाँ तीसरे प्रश्न में ही हमारा टॉपिक व्यापार आ गया। एक बात का और ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ना तो प्रश्न 3 से ज़्यादा हो और ना ही 3 से कम होने चाहिए। तो इसका प्रारूप कुछ इस तरह से बनता है कि पूर्व ज्ञान से पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे हमारा तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी में हमारा प्रकरण छिपा होगा। प्रकरण निकल जाने के बाद लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य कथन कक्ष में शिक्षक के द्वारा उच्चारित किया जाता है, कहा जाता है विद्यार्थियों के सामने कि छात्रों आज हम व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ अध्ययन करेंगे लिखा जाएगा, पढ़ाएंगे नहीं लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर
अंतर क्रिया करते हुए अध्ययन अध्यापन में पार्टिसिपेट करते हैं, सहभाग करते हैं और विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता करते हैं शिक्षक। इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि आज हम व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे, या जो आपका प्रकरण हो, आज हम फला प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत बताया जाता है कि हम अपने प्रकरण को या हम अपने पाठ को कितने शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। यहाँ लिखा गया प्रस्तुत प्रकरण का अध्ययन 4 शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ पर आप 3 शिक्षण बिंदु भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कितना आपका लंबा पाठ है और कितना ज़्यादा विषय वस्तु उसमें है। अब इसको इस तरह से कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 कॉलम बना लेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु एवं विशिष्ट उद्देश्य, तीसरे में फिर क्रम संख्या, फिर फोर्थ में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, इसके बाद फिर क्रम संख्या, फिर आएगा छात्र क्रिया। ये जो क्रम संख्या है इसमें प्रश्न लिखेंगे और छात्र क्रिया के पहले जो क्रम संख्या है इसमें उत्तर लिखेंगे। अब हम 4 शिक्षण बिंदुओं में इसको बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला शिक्षण बिंदु लिया गया है अर्थ, यानी व्यापार का अर्थ। और व्यापार का अर्थ शिक्षण बिंदु लिखने के बाद पहले हम प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को विकासात्मक प्रश्न कहा जाता है। और कभी कभी होता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लिखकर छोड़ दिया जाता है। समस्यात्मक लिखना उचित नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रीवियस नॉलेज रहता है, कुछ पूर्व ज्ञान रहता है, तो उसका अधूरा ही सही कुछ न कुछ उत्तर देंगे और आप एज्यूम करके मान कर चलेंगे कि विद्यार्थियों के द्वारा यह उत्तर दिया जाएगा। अगर विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर दिया गया तो अच्छी बात है, अधूरी उत्तर दी गई तो भी ठीक है, और अगर से उत्तर नहीं दिया गया तो भी ठीक है। आपने कम से कम एज्यूम किया कि यह उत्तर विद्यार्थियों के द्वारा आएगा। विकासात्मक प्रश्न इसलिए होता है कि उसका उत्तर या तो अधूरा आएगा या विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होगी, तो उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थियों को बताएंगे, व्याख्या करेंगे और उस विषय के बारे में जानकारी देंगे। अब इसके बाद आता है व्याख्या। आप व्याख्या करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ जो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया का जो कॉलम है, इस कॉलम में आपसे संबंधित सारे एक्टिविटीज़ रखे जाएंगे। आप अगर ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं, अगर श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तो वह भी इसी कॉलम में रहेगा। अगर आप सहायक सामग्री दिखा रहे हैं तो भी इसी कॉलम में रहेगा। आप व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तो भी इसी कॉलम में रहेगा। आपसे संबंधित जितनी एक्टिविटीज़ की जाएगी सब इसी कॉलम में लिखे जाएंगे। और छात्र क्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो उत्तर दिया जाता है उसे लिखा जाता है। तो अभी पहले हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया का देख लेते हैं विस्तार से, फिर हम विशिष्ट उद्देश्य पर आके चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपने व्याख्या दिया, विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद उसका जो भी उत्तर मिला, अगर संतुष्ट नहीं है तो उसका विस्तार से आप वर्णन करेंगे। वर्णन आप कर रहे हैं, वर्णन करते करते आपको ऐसा लगा कि आपको श्यामपट्ट कार्य करना है, श्यामपट्ट पर कुछ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। आपने परिभाषा यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से श्यामपट्ट कार्य हेडिंग डालकर और श्यामपट्ट कार्य का बॉक्स बनाकर, कोई ज़रूरी नहीं आप भी श्यामपट्ट बनाएं, आप एक सिंपल बॉक्स बनाकर वहाँ पर श्यामपट्ट कार्य को अंकित कर देंगे। अब इसके बाद जो आपका व्याख्यान बचा हुआ है उस व्याख्यान को आगे आप बढ़ाएंगे। जब आपका व्याख्यान समाप्त हो जाता है उसके बाद कम से कम 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो अवबोधात्मक प्रकार के होंगे, जो बोधात्मक प्रकार के होंगे, यानी जो आपने पढ़ाया है उसके संदर्भ में उनको कितना अवबोध हुआ है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, आयात किसे कहते हैं, विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया, जब कोई देश आवश्यकता से अधिक पैदा वस्तुओं को दूसरे देश को बेचता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्यार्थी पुनः उसका उत्तर देंगे। इस तरह से आपका यह शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है। दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले अब हम विशिष्ट उद्देश्य पर चलते हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होगा इसको व्यवहारपरक उद्देश्य भी कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन आप जब ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार
उद्देश्यों का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ब्लूम ने 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें से एक है ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा है मनोचालक जिसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर हम केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र या कॉग्निटिव डोमेन को लेकर ही पाठ्य योजना बना रहे हैं, जिसमें से पहला है ज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक विकास करना। अब जो प्रकरण आपने प्रकरण के अंतर्गत जो विषय वस्तु पढ़ाया है उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा जाएगा कि इसके बारे में उनको जानकारी होगी। जैसे पाठ पढ़ने के बाद छात्र व्यापार की परिभाषा दे सकेंगे, तो इसमें आपने परिभाषा पढ़ाई है, आपने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे पाठ पढ़ने के बाद छात्र व्यापार की परिभाषा दे सकेंगे। कभी कभी विद्यार्थी लिख देते हैं कि छात्रों को व्यापार के विषय में ज्ञान होगा, ये उचित नहीं है। ज्ञान पार्टिकुलर किस विषय के बारे में उनको ज्ञान होगा, इस चीज़ को यहाँ पर देना होता है। दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक छात्र आयात और निर्यात में अंतर कर सकेंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अवबोध हो जाएगा, तो जब आपने आयात और निर्यात का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके विषय में वो अंतर कर सकेंगे। अब तीसरा है क्रियात्मक एप्लीकेशन। इसको कहेंगे छात्र व्यापार शब्द की व्याख्या कर सकेंगे, यानी कुछ ऐसा शब्द यहाँ पर लिखना है जिससे ऐसा प्रदर्शित हो कि वह कुछ काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन हो रहा है, वो एप्लीकेशन लेवल में पहुँच गए हैं, उनका कंसेप्ट इतना डेवलप हो गया है कि वह इस शिक्षण बिंदु को पढ़ने के बाद कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, यानी उनके व्यवहार में यह परिवर्तन आएगा। इसलिए इसे हम कहते हैं व्यवहार परक उद्देश्य। इस शिक्षण बिंदु को पढ़ने के बाद उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है व्यापार के प्रकार। अब पुनः हम जैसे पहले शिक्षण बिंदु में जिन जिन स्टेप्स को फॉलो किए थे, जिन जिन चरण का अनुपालन किए थे, सेम उसी तरीके से उसी के जैसा यहाँ पर भी हम उतने ही चरणों का पालन करेंगे। जैसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, व्यापार कितने प्रकार का होता है, व्यापार 2 प्रकार का होता है। अब चाहते तो विद्यार्थी यहाँ दोनों प्रकार के नाम बता देते, लेकिन हो सकता है उनको पूरी जानकारी ना हो या इतना भी ना बता पाएँ, लेकिन आप मान कर ये लिखेंगे कि विद्यार्थी इतना उत्तर दे लेंगे। अब उसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन देना है, विस्तृत व्याख्या करनी है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है। अब पढ़ाते पढ़ाते आपको फिर श्यामपट्ट की ज़रूरत पड़ी, तो आपने श्यामपट्ट लिख दिया और श्यामपट्ट के लिए एक बॉक्स बना दिया और उसमें कौन सा श्यामपट्ट सामग्री है उसको आपने लिख दिया। जैसे यहाँ पर लिखा देसी व्यापार और विदेशी व्यापार, यहाँ लिख दिया व्यापार के 2 प्रकार हैं और एक देसी व्यापार और एक विदेशी व्यापार, इसको आपने बोर्ड पर लिख दिया। क्योंकि श्यामपट्ट का भी प्रयोग करते रहना हमको, ताकि क्लासरूम का जो शिक्षण का माहौल है वो अच्छी तरह से बना रहे। इसके बाद अगर कुछ व्याख्यान आपका बचा है और उसको आगे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। एक्सप्लेन कर दिया, आपका शिक्षण बिंदु का अध्यापन समाप्त हो गया। आपने 2 फिर अवबोधात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं, जो आपने पढ़ाया है उन्हीं में से प्रश्न पूछने हैं कि उनको कितना अवबोध हुआ है। जिसमें पहला प्रश्न है देसी व्यापार किसे कहते हैं। छात्र उसका उत्तर बताएंगे कि देश के अंदर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद और बेच करने को विदेशी व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया 2 देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं। यहाँ है 2 देशों के बीच व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस तरह से ये शिक्षण बिंदु समाप्त होता है, लेकिन इसके विशिष्ट उद्देश्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें इसमें है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में है पाठ पढ़ने के पश्चात छात्र व्यापार के प्रकार का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, क्योंकि आपने व्यापार पढ़ाया है, व्यापार के प्रकार पढ़ाया है, तो इसलिए व्यापार के प्रकार का वह प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। ऐसा नहीं लिखना है कि व्यापार के प्रकार के बारे में ज्ञान हो जाएगा। वो प्रत्यय स्मरण एक पार्टिकुलर शब्द होता है। जब आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार उद्देश्यों का वर्गीकरण देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है व्यवहार परक उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र देशी और विदेशी व्यापार की व्याख्या कर सकेंगे। जब कंसेप्ट उनका क्लियर होगा, अवबोध उनके अंदर डेवलप हो जाएगा, तब वो व्यापार देशी और विदेशी व्यापार की व्याख्या करने लायक हो जाएंगे और कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक, क्योंकि यह शिक्षण बिंदु बहुत छोटा था
बहुत छोटी व्याख्या इसमें की गई थी, इसलिए इसमें एप्लीकेशन या क्रियात्मक का कोई उद्देश्य नहीं लिखा गया है। अब ये शिक्षण बिंदु आपका समाप्त होता है। इसी तरह से तीसरा शिक्षण बिंदु आएगा। तीसरे शिक्षण बिंदु में भी उसी स्टेप को फॉलो करना है जो आपने ऊपर स्टेप्स का फॉलो किया है। भारत का देशी व्यापार, आप डेवलपमेंटल या विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, देश के अंदर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, उसका उत्तर विद्यार्थी देगा जो आप एज्यूम किए हैं। पुनः उसकी आप व्याख्या करेंगे, उसके संदर्भ में आप विस्तार से वर्णन करेंगे, विद्यार्थियों को बताएंगे। विद्यार्थियों को बताते बताते इसमें न तो कोई सहायक सामग्री है और ना ही कोई श्यामपट्ट कार्य है, तो इसलिए ये इसमें ना तो श्यामपट्ट कार्य लिखा गया और ना ही सहायक सामग्री कोई दिखाई गई, और ये आपका इस तरह से शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पुनः आप आप अवबोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। कम से कम 2 प्रश्न इसलिए पूछ लेंगे कि जो आपने पाठ पढ़ाया है उसके संदर्भ में उनको कितना जानकारी है, इसका आकलन हो जाएगा। जैसे एक पूछा गया, कोई राज्य अपने राज्य की आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को क्या करता है, तो यहाँ कह दिया कि कोई राज्य अपने राज्य की आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को दूसरे देश को बेच देता है। दूसरा प्रश्न पूछा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं। इस तरह से ये शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। और इसका जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, इसमें 3 विशिष्ट उद्देश्य लिखे गए हैं। देखिए, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक, क्योंकि ये बड़ा शिक्षण बिंदु था, इसमें व्याख्या लंबी की गई थी। पहला लिखा गया, छात्र देशी व्यापार की वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बोधात्मक लिखा गया, पाठ पढ़ने के पश्चात छात्र व्यापार की वस्तुओं का उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक यानी एप्लीकेशन, पाठ पढ़ने के पश्चात छात्र देशी और विदेशी व्यापार की व्याख्या लिख सकेंगे, यानी कोई क्रिया करते हुए उनको दिखाना है। इस तरह से तीसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होने के बाद आप चौथा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। अगर आप 4 शिक्षण बिंदु में पाठ योजना बनाए हैं तो इसमें भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी उसका जो आपने एज्यूम किया उसका उत्तर देंगे। पुनः आप उसकी व्याख्या करेंगे, आप आयात निर्यात की वस्तुओं के संदर्भ में व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते करते आपको लगा कि आयात की जाने वाली वस्तुओं को उन्हें बताने की अपेक्षा अगर दिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये गेहूं भी आप ले जा सकते हैं और ये दाल भी आप ले जा सकते हैं, क्लासरूम में रियल ऑब्जेक्ट के रूप में ले जा सकते हैं, धान ले जा सकते हैं, दालें ले जा सकते हैं। इस तरह से जो ये आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, आपका खनिज तेल हो गया, उर्वरक हो गया, औषधियाँ हो गई, कागज़ हो गया। अब निर्यात की जाने वाली वस्तुएं आपको दिखाना है तो आप चाय की पत्ती का रैपर आप ले जा सकते हैं, और चीनी भी ले जा सकते हैं, आप कॉफ़ी के डिब्बे ले जा सकते हैं। कपास आपको रियल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जूट, किस तरह से जूट बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, ये उनको आप बता सकते हैं। तंबाकू, कीमती पत्थर, सूती वस्त्र, इस तरह से ये शिक्षण सहायक सामग्री आप वास्तविक रूप में उनको दिखा सकते हैं। और पाठ योजना में भी उसका मिनिएचर बना के आपको लगाना होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी वास्तविक वस्तुएं ही यहाँ पर लगाकर चिपका कर आप उस पर सेलो टेप से पेस्ट कर देंगे ताकि वो निकले नहीं। जो चीज़ आप नहीं लगा सकते उसका फ़ोटो लगा देंगे। जैसे कोयला का अगर बुरादा चाहें तो आप लगा सकते हैं। ऑयल आप नहीं लगा सकते तो उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, आप पिक्चर लगा सकते हैं। उर्वरक चाहे किसी भी कंपनी का उर्वरक हो, आपको दिखाना है, यहाँ पर आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। दवाइयों के फ़ोटो लगा सकते हैं, या दवाइयाँ भी रियल ऑब्जेक्ट के रूप में पाठ योजना में भी आप लगा सकते हैं। इसको सेलो टेप से आप चिपका देंगे। कागज़ आपके क्लासरूम में ही उपलब्ध है, और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को भी उसी तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आप इसको चिपका कर पेस्ट करके उसके ऊपर सेलो टेप से, चौड़े सेलो टेप से आप लगा देंगे तो वो निकलेगा नहीं। ये प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है कि आप कितने अच्छे से अपनी पाठ्य योजना को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे एग्जामिनर प्रभावित होता है। यहाँ तो आप अभ्यास शिक्षण कर लेंगे, लेकिन जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, जब परीक्षा के समय आप अभ्यास शिक्षण की आपकी परीक्षा होती है, तो उस समय एग्जामिनर आपकी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक रुक सकता है, क्योंकि उसको कई कक्षाओं का अवलोकन करना होता है।
उसी दौरान आपके द्वारा जो बनाई गई पाठ्य योजना की फाइल है वो क्लासरूम में पीछे रखी गई होती है, जिसको एग्जामिनर देखता है और उसमें आपने किस तरीके से पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण दिखाया है उसको देखता है। क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कक्षा में जा रहा है उस समय आप कौन सा शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हैं ये कह पाना असंभव है। हो सकता है आप ऐसे शिक्षण बिंदु को पढ़ा रहे हैं जिसमें सहायक सामग्री नहीं दिखाने की आवश्यकता है, तो अगर एग्जामिनर आपके क्लासरूम से देखकर निकल गया आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैं तो शिक्षण सहायक सामग्री दिखा नहीं पाया। इस बात के लिए आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपकी पाठ्य योजना से एग्जामिनर ने पूरी तरीके से देख लिया है कि आपने किस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत और किस समय के अनुसार आप किस शिक्षण पॉइंट पर हैं, किस शिक्षण बिंदु पर हैं, तो आपने सहायक शिक्षण सामग्री दिखाया होगा या आगे आप दिखाएंगे। इसलिए आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रस्तुत किया है, सहायक सामग्री को अपने पाठ्य योजना में अच्छे से दिखाया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके जो बचे हुए एक्सप्लेनेशन है उसकी आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या करते करते आपको लगा कि आपको श्यामपट्ट कार्य भी करना है, तो श्यामपट्ट कार्य यहाँ लिखकर पाठ्य योजना में आप इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे और उसमें श्यामपट्ट कार्य में लिखी जाने वाली विषय वस्तु आप लिख देंगे। कोई आवश्यकता नहीं, पुनः मैं आपको कह रहा हूँ कि श्यामपट्ट का चित्र आप बनाएं, आप एक सिंपल बॉक्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। इसको करने के बाद पुनः आपका अगर व्याख्या बचा हुआ है तो आप इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे ही व्याख्या आपकी समाप्त होगी आप पुनः 2 अवबोधात्मक या बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से एक पूछा गया भारत में किन किन वस्तुओं का आयात किया जाता है। भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के नाम है पेट्रोलियम, खाद्यान्न, उर्वरक तथा औषधियाँ। दूसरा प्रश्न है भारत में आयात बिल का सबसे बड़ा भाग किस वस्तु पर खर्च किया जाता है। उत्तर है भारत में आयात बिल का सबसे बड़ा भाग पेट्रोलियम पदार्थों पर खर्च किया जाता है। हालांकि इसका उत्तर ये विद्यार्थी देंगे। यहाँ पर आपका पाठ्य योजना समाप्त होता है, क्योंकि चारों शिक्षण बिंदु आपके समाप्त हो गए। इसके संदर्भ में भी विशिष्ट उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। इसका जो विशिष्ट उद्देश्य होगा इस तरह से, क्योंकि बड़ी व्याख्या थी, लंबी व्याख्या थी, इसलिए इसमें 3 प्रकार के शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य होंगे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक तथा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में यहाँ दिया गया छात्र निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होगी छात्रों को, तो यहाँ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में चूँकि आपने बताया है, चित्र के माध्यम से दिखाया है, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा बोधात्मक, छात्र आयात निर्यात की वस्तुओं का उदाहरण दे सकेंगे। ये आपने उदाहरण के रूप में दिखाया है तो उदाहरण भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची बना सकेंगे। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि हमने तीनों विशिष्ट उद्देश्य को 3 अलग अलग जगह पर लिखा है। ये होता है थोड़ा मैनेज करना, समायोजित करना। अगर से हम चाहते तो यहीं पर 2 दिखा देते, यहीं पर एडजस्ट करके तीनों दिखा देते छोटा छोटा लिखकर, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक जगह तीनों दिखा देते तो इस पेज में आपके ये जो बाएं और दाहिने तरफ के कॉलम हैं वो पूरी तरह खाली चले जाते, केवल सहायक सामग्री ही दिखाई देती, जो कि प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए आपको मैनेज करना है। यही सब एग्जामिनर देखते हैं कि आपने किस तरीके से मैनेज किया है और आपकी पाठ्य योजना जो आपने बनाई है, जो फाइल बनाई है, वो भी कितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए एक हमने यहाँ रखा और एक हमने अगले पेज पर रख दिया, क्योंकि इसमें भी खाली खाली सब जगह जा रहा था। शिक्षण सहायक सामग्री का यहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शन हमने इसलिए किया है ताकि आपको समझा सकें, आप समझ सकें कि किस रूप में कितनी शिक्षण सहायक सामग्रियों का यहाँ पर मिनिएचर के रूप में प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ये रहा आपका पाठ्य योजना का जो चारों शिक्षण बिंदु है, यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद का आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में उन विषय वस्तुओं को लिखा जाता है जो आप श्यामपट्ट कार्य में कर चुके होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सपोज दैट लिखते लिखते आपका श्यामपट्ट भर गया और विद्यार्थियों को और बताने के लिए लिखना है, तो आप जो गैर जरूरी चीज़ें होती हैं उसको आप मिटा देते हैं। इससे पहले आप विद्यार्थियों से पूछते हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखते रहते हैं। उनसे आप पूछते हैं कि अगर वो लिख चुके हैं तो आप इसको मिटा दें। कभी कभी विद्यार्थी नहीं लिख पाए होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले
जो विषय वस्तु है उस पर ध्यान उनका केंद्रित रहता है। तो इसलिए जो गैर जरूरी होता है उसको मिटा देते हैं, जो बच जाता है लास्ट में उनको श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत हम लिख देते हैं। तो इस तरह से 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश लिख देंगे और एक तरफ श्यामपट्ट सारांश में लिखी जाने वाली विषय वस्तु को लिख देंगे। यहाँ पर हमने आपको दिखाने के लिए अपनी पाठ्य योजना का अच्छी तरीके से प्रदर्शन करने के लिए हमने ब्लैक बोर्ड छाप दिया है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप भी ब्लैक बोर्ड छापें। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसे मूल्यांकन के भी प्रश्न कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का प्रश्न, पुनः दोहराया जाना। जो पाठ्य योजना के अंतर्गत जो आपने पढ़ाया है उनको पुनः यहाँ दोहराने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने 4 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं तो 4 शिक्षण बिंदु में प्रत्येक में 2-2 अवबोधात्मक प्रश्न पूछा है तो 8 ये हो गए, और एक विकासात्मक प्रश्न पूछा है तो 8-4 12 हो गए। 12 में कम से कम 6 प्रश्न तो यहाँ पर होने चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रश्न जो आपने ऊपर पढ़ाए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर वही हो सकते हैं लेकिन प्रश्नों का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाना चाहिए। एज इट इज जो प्रश्न आपने ऊपर पूछे हैं उसी तरीके का सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछेंगे, प्रश्न के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे ताकि विद्यार्थियों को सोचने का समय मिले, रटा रटाया उत्तर ना दें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आता है निरीक्षण कार्य, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि विद्यार्थी से जब आप पूछ रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें हम मिटा दें, विद्यार्थी आपको मना करते हैं क्योंकि उस दौरान वो लिख रहे होते हैं। तो उस दौरान आप निरीक्षण कार्य करने का काम करें। यहाँ पर लिखा भी जाएगा, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी या करेगा। एक चीज़ कभी कभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि निरीक्षण कार्य करेंगी या करेंगे, तो वो बहुवचन हो जाता है। यहाँ सिंगुलर फॉर्म में लिखना, क्योंकि आप केवल पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, कई टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी या करेंगे। इसके बाद अंतिम आता है आपका गृह कार्य। पढ़ाने के बाद आप उनको 1 या 2 प्रश्न दे दें जिसका उत्तर वो अगले दिन लिखकर लाएंगे, और उस होमवर्क को, उस गृह कार्य को जांचने का काम आप निरीक्षण कार्य के दौरान कर सकते हैं। जब आप निरीक्षण कार्य करेंगे तो रेंडमली कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर और उनसे जो पिछले दिन का गृह कार्य है, होमवर्क है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर वो बनाए हैं तो उनको जांच देंगे, उनको फीडबैक देंगे, पृष्ठपोषण देंगे। इसलिए विद्यार्थियों का मनोबल कक्षा में बढ़ता है। तो इस तरह से हमने पाठ्य योजना के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया कि कैसे पाठ्य योजना बनाई जाती है। एक बार पुनः पूरे पाठ्य योजना को आपके समक्ष ये PDF फाइल प्रस्तुत कर दे रहे हैं ताकि प्रारूप आपके समझ में आ जाए। इस तरह से पहले सामान्य सूचना, फिर सामान्य उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, फिर इस तरह से प्रस्तावना के लिए बॉक्स बनेंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन, इसके बाद प्रस्तुतिकरण। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आप इन मुख्य रूप से 3 कॉलम में करेंगे। शिक्षण बिंदुवार इनका वर्णन इसमें निहित रहेगा, जिसको आप क्लासरूम में जाने से पहले बनाएंगे। इस तरह से शिक्षण बिंदु को दिखाते हुए आप अपनी पाठ्य योजना पूरी करेंगे। ये आपके पाठ्य योजना पूरी हो गई। ये आपकी पाठ्य योजना पूरी हो गई और ये श्यामपट्ट सारांश, पुनरावृत्ति के प्रश्न, निरीक्षण कार्य, गृह कार्य, अब यहाँ पर आपका पूरी तरीके से पाठ्य योजना का समापन हो गया। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपके लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना पृष्ठपोषण अवश्य दें। हम अगले लेक्चर में जो कमियां रह गई होंगी उन कमियों को समाहित करते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए हम पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।